नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस अपनी नई वीडियो के माध्यम से बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के आगे प्रमुख स्थल। उस वीडियो में हमने पढ़ा था, तो प्रमुख स्थल से आगे आज बात करेंगे लिपि के संबंध में, और लिपि के आगे आर्थिक जीवन कैसा था उनका, आर्थिक जीवन में व्यापार की क्या बात थी, और उसके बाद उनका राजनीतिक जीवन, उनका सामाजिक जीवन और उनका धार्मिक जीवन कैसा था। इस विषय पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे हम जो नई वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट और लाइक ज़रूर किया करिए, जिससे कमेंट के माध्यम से हम अपने गलतियों को आपके द्वारा समझ पाएंगे कि हमसे क्या गलतियां हो रही हैं। और अगर आप हमें सब्सक्राइब एवं लाइक करते हैं तो इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम अच्छा से अच्छा कंटेंट और वीडियो आपको देने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमने प्रमुख स्थल पढ़ लिए थे। अब इसके बाद आती है बात लिपि की। तो जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई। तो इसका उत्तर भी है। तो पुरातत्वविदों के माध्यम से जो खुदाइयाँ हुई उसमें जो हमें मोहरें मिली, जो मृदभांड मिले, जो ताम्रपत्र पे जो कुछ लिखा हुआ था, इससे पता लगा कि ये जो लिखा हुआ है ये कोई ना कोई लिपि जरूर है। जैसे हम लोग जो लिखते हैं तो ये, जैसे मैंने सारा हिंदी में लिखा है तो ये एक लिपि है जिसको बोलते हैं देवनागरी लिपि। तो उसी प्रकार से बाद में वहाँ भी खोजा गया तो पता चला कि ये जो है ये सिंधु सभ्यता की एक लिपि है, जिसके माध्यम से लोगों ने अपने अंदर जो भावनाएं थी उनको उकेरने का प्रयास किया है। और ये बात हमें कहाँ से पता चली? आयताकार मोहरों, मृदभांडों और ताम्रपत्रों से। अब एक क्वेश्चन इसी में फैक्ट और है कि मैंने आयताकार मोहरें ही क्यों लिखी, मैंने बेलनाकार मोहरें क्यों नहीं लिखी। तो ये क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरों का आकार था वो कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों का आकार आयताकार था। अब एक क्वेश्चन इसी में और आता है कि जो बेलनाकार मोहरें थी वो कहाँ की थी, या जो बेलनाकार मोहरों की आकृति है ये किस सभ्यता की हैं। तो जो बेलनाकार मोहरें थी वो मेसोपोटामियाई सभ्यता की थी, वो सिंधु सभ्यता की नहीं थी। तो आयताकार मोहरें ये सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें चलती थी वो आयताकार आकार की थी, और जो बेलनाकार आकार की मोहरें थी वो मेसोपोटामियाई सभ्यता की थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो लिपि हमको प्राप्त हुई मृदभांडों से, मोहरों से, ताम्रपत्रों से, उसमें सर्वप्रथम हमको किस पर प्राप्त हुई? सर्वप्रथम हमको जो ये लिपि प्राप्त हुई वो मोहरों पर प्राप्त हुई। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो लिपि के जो अक्षर मिले हैं वो सर्वाधिक अक्षर किस पे मिले हैं, किस पर मिले हैं? मेरा तात्पर्य मृदभांडों, मोहरों और ताम्रपत्रों से है। इन आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि जो सैंधवकालीन लिपि है उसके सर्वाधिक अक्षर किस पर मिले हैं, ताम्रपत्रों पर, मोहरों पर या फिर मृदभांडों पे। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वाधिक अक्षर हमें मोहरों पर मिले हैं। अब मोहरों से ही एक और क्वेश्चन निकल के आता है, सिंधु सभ्यता की लिपि युक्त सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त होती हैं या किस क्षेत्र से प्राप्त होती हैं? तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन जैसे आ जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक लेख वाली मोहरों को हम किस क्षेत्र से प्राप्त करते हैं, तो वो है मोहनजोदड़ो से। तो ये बात हो गई प्राप्ति की। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी उसको सर्वप्रथम कब खोजा गया या सर्वप्रथम प्रकाश में वो कब आई। तो जो लिपि थी सिंधु सभ्यता की उसको सर्वप्रथम हम लोगों ने 1853 में पाया। 1853 में हमने सिंधु सभ्यता की लिपि को प्राप्त किया। उसके बाद कई विद्वान इस पे काम करते रहे, लेकिन कोई भी इसको पढ़ नहीं सका।
जिनमें मैं कुछ विद्वानों के नाम भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। जैसे एक SR राव विद्वान थे, उन्होंने इस लिपि पर बहुत काम किया और उन्होंने इस लिपि को बताया कि यह लिपि इंडो आर्य लिपि के समान है या समानता रखती है, लेकिन एट लास्ट वो कन्फर्म रूप से इसको पढ़ नहीं पाए। तो वर्तमान में स्थिति यह है कि यह लिपि 1853 में प्रकाश में तो आई, लेकिन इस पे उसके बाद से अनवरत रूप से कार्य भी किया गया, लेकिन अभी तक इस लिपि को पढ़ नहीं पाया गया है। तो वर्तमान स्थिति यही है कि इस लिपि को अभी तक भी पढ़ा नहीं जा सका है। अब लिपि के अंतर्गत ही एक और सेगमेंट आता है कि जैसे अपनी देवनागरी लिपि है तो इसकी लेखन शैली कैसी है। जैसे हम लोग जो लिखते हैं तो बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं लिखते हैं। तो उस हिसाब से जो सैंधव सभ्यता की लिपि थी उसकी पद्धति या लेखन शैली कैसी थी, इस पे चर्चा करते हैं। तो हम लोग जब इस पे चर्चा करते हैं तो पाते ये हैं कि जो सैंधव सभ्यता की लिपि थी वो पहले दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं थी। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि बाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं क्या मतलब बता रहे हैं। तो जो सैंधव सभ्यता की लिपि थी वो पहले दाएं से बाएं, अर्थात दायां ये बायां ये, तो पहले दाएं से बाएं और उसके बाद बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। अर्थात अगर इसको हम एक प्रकार से देखें तो ये सर्पाकार लिपि हो रही है। जैसे सर्प जब चलता है तो अपने पीछे जो निशान छोड़ता है घूमते हुए, तो वो सर्पाकार लिपि है। इसीलिए जो सैंधव सभ्यता की लिपि है इसको एक प्रकार से हम लोग सर्पाकार लिपि के नाम से भी जानते हैं। और इसका एक प्रचलित नाम और है ब्रुष्टोफेदन विधि। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सैंधव सभ्यता की लिपि का क्या नाम था। उसमें कुछ ऊटपटांग नाम दिए रहेंगे, उसी में एक सही नाम ब्रुष्टोफेदन लिपि भी लिखा रहेगा, लेकिन हम लोग अक्सर ये नाम उच्चारण में कुछ अजीब लगता है तो हम लोग याद नहीं रख पाते हैं। लेकिन इसको याद रखिएगा, ब्रुष्टोफेदन लिपि ये सैंधव सभ्यता की लिपि थी। या फिर इसी लिपि को सर्पाकार लिपि बोला जाता है, या फिर इसी को गोमूत्र लिपि भी बोलते हैं। इसी लिपि का एक और नाम है और उसका नाम है चित्रात्मक लिपि या चित्राकार लिपि। अब ऐसा इसलिए इसका नाम चित्राकार लिपि इसलिए है क्योंकि इस लिपि में जो अधिक से अधिक अक्षर लिखे गए हैं उनमें चित्रों के प्रयोग के माध्यम से लिखने का प्रयास किया गया है। अब इसी लिपि से संबंधित एक क्वेश्चन और आता है कि जो सैंधव सभ्यता की लिपि थी उसमें सर्वाधिक मात्रा में किस चित्र का प्रयोग किया गया है। तो वो दो चित्र हैं, यू और मछली के आकार के चित्रों का प्रयोग किया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में दो चित्र सर्वाधिक रूप से प्रयोग किए गए हैं। उसमें है एक यू आकार का चित्र, दूसरा है मछली का चित्र। ये दो चित्र सर्वाधिक रूप से लिपि में प्रयोग किए गए हैं। तो लिपि से लगभग हमने कंक्लूड कर लिया, लिपि में इतना ही कुछ है। उसके बाद आगे हम लोग आर्थिकी या व्यापार पे चर्चा करते हैं। तो आर्थिक जीवन में जैसा हमने बताया कि जब सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन को पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पाते हैं कि सिंधु के लोगों का व्यापार उन्नत था, वे लोग कृषि में भी उन्नत थे। तो सैंधव सभ्यता के आर्थिक जीवन की उन्नति का कारण दो कारण थे। एक तो इनका व्यापार उन्नत था, दूसरा इनका कृषि भी उन्नत थी, जिसके कारण इनका आर्थिक जीवन अच्छा था। अब बात करते हैं व्यापार से कि व्यापार उन्नत था तो क्या व्यापार लोकल होता था या व्यापार का क्षेत्र वृहद था, वैदेशिक व्यापार भी होता था। तो साक्ष्यों के हिसाब से हम बात करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ लिखा हुआ तो मिला है लेकिन वो लिखा हुआ अभी तक भी पढ़ा नहीं जा सका। तो जो पुरातात्विक खुदाइयाँ हुई और जो चीज़ें हमें मिली हैं उनमें कुछ चीज़ें बाहरी भी मिली हैं, बाहर की मोहरें, बाहर की चीज़ें मिली, जिनके माध्यम से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि अगर अफ्रीका का तांबा सैंधव सभ्यता के क्षेत्र में मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि सैंधव के लोग अफ्रीका जाते थे और अफ्रीका के लोग सैंधव क्षेत्र में आते थे, तभी उनकी चीज़ें यहाँ पर आ पाईं। तो इससे हमें व्यापार का पता लगता है। अच्छा, जब व्यापार होगा तो व्यापार कैसे होगा? तो व्यापार होने के लिए बंदरगाहों का होना ज़रूरी है, क्योंकि उस समय रोड तो थी नहीं आज के ज़माने के टाइम की जैसे यार रोडें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है।
तो तब के ज़माने में रोड न होके जलमार्गों का प्रयोग किया जाता था। तो जलमार्गों का मतलब हमारे जो समुद्र तटीय इलाके हैं, समुद्र के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ वो एक प्रकार से बंदरगाह का काम करते थे। तो आर्थिक जीवन में बंदरगाहों का प्रमुख योगदान था। तो देख लेते हैं सिंधु सभ्यता में कौन कौन से क्षेत्र बंदरगाह का काम करते थे। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सिंधु क्षेत्र के प्रमुख बंदरगाहों का चयन कीजिए। उसमें 3 बंदरगाह सही दिए होंगे लेकिन 1 बंदरगाह गलत दिया होगा, तो उस हिसाब से नोट कर लीजिए। एक लोथल, एक रंगपुर, एक सूतकांगेडोर, एक है सुरकोदला, एक है प्रभास पाटन। ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। ये बंदरगाह सुव्यवस्थित नहीं होंगे तो हमारा व्यापार नहीं हो पाएगा, व्यापार नहीं हो पाएगा तो हमारा आर्थिक जीवन सकुशल नहीं चल पाएगा। अब अगर व्यापार अच्छा खासा हो रहा है तो सीधी सी बात है, सिंधु सभ्यता में कोई ऐसा राजधानी टाइप से जरूर रहा होगा। जैसे आज के ज़माने में भारत का इतना बड़ा क्षेत्र है लेकिन भारत को एक जगह से कंट्रोल किया जाता है, वो है दिल्ली, कैपिटल स्टेट। तो इसी तरह जब सिंधु सभ्यता का इतना अच्छा व्यापार सिस्टम चल रहा था, देश से तो चल ही रहा था, अपने विदेश से भी व्यापार चल रहा था। जैसा हमें साक्ष्यों से पता लगता है कि सिंधु सभ्यता का व्यापार आपसी क्षेत्रों से तो हो ही रहा था, उसके पार भी पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, मिस्र, यूनान, इन सब क्षेत्रों से भी सिंधु का व्यापार हो रहा था। तो इस पे कमांड के लिए कोई ना कोई तो क्षेत्र ऐसा होगा जो इन सबको कमांड कर रहा होगा। तो विद्वानों ने कुछ ऐसे साक्ष्य जुटाए और उसके माध्यम से ये निष्कर्ष निकाला कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की संभावित राजधानियां हो सकती हैं, तो विद्वानों ने हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो, इनको सिंधु घाटी सभ्यता की संभावित राजधानी के रूप में काउंट किया है, क्योंकि ये क्षेत्र अपने आप में काफ़ी विस्तृत थे और व्यापार की दृष्टि से भी अच्छे थे। तो इस वजह से विद्वानों ने इन दोनों क्षेत्रों को एक प्रकार से राजधानी का रूप दिया हुआ है। बात आती है कि अगर हमारा व्यापार चल रहा था तो व्यापार करने की पद्धति क्या थी, व्यापार करने की पद्धति क्या थी। जैसे आज के ज़माने में व्यापार क्या होता है, रुपए से व्यापार होता है, लेकिन आज के 1000 साल पहले जब व्यापार होता था तो क्या सिस्टम अपनाया जाता था। आज के ज़माने में तो रुपया चल रहा, लेकिन क्या पिछले ज़माने में रुपए की वैल्यू थी या रुपया था उस समय? तो आज जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय जो व्यापार चल रहा था तो व्यापार की प्रणाली क्या थी। तो उस प्रणाली का एक नाम है वस्तु विनिमय प्रणाली। आज तो हम लोग चीज़ों को रुपए के माध्यम से बदल सकते हैं। मुझे इस मार्कर की ज़रूरत हुई, मैं मार्केट गया, 30 रुपये दिया, मार्केट ले आया। लेकिन उस समय रुपया तो नहीं रहा, तो उस समय क्या ऐसी चीज़ रही जिसके माध्यम से मैं इसको परचेज कर सकूं? तो उस समय था वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मेरे पास खेत है और मैं गेहूं का उत्पादन कर रहा हूं और मेरे बगल में मेरा पड़ोसी, उसके पास भी खेत है लेकिन वह चावल का उत्पादन कर रहा है। तो मुझे चावल खाने का मन है और उसे गेहूं, तो मैंने 1 बोरा गेहूं उसको दे दिया और उससे 1 बोरा चावल ले लिया। तो ये क्या हो गया, वस्तु विनिमय प्रणाली हो गई। तो हमने अब तक जो है व्यापार प्रणाली की चर्चा कर ली। अब उसके बाद हम बात करते हैं कुछ फैक्ट और कुछ और भी फैक्ट की, जिनके माध्यम से हमें ये पता लगता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार था वो क्षेत्रीय न होकर वृहद स्तर पर वैदेशिक था। तो उसमें बात करते हैं कुछ जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। जैसे एक यूनान में क्रीट सभ्यता थी। क्रीट यूनान में एक सभ्यता थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। तो हमें जब वहाँ के साक्ष्यों को कलेक्ट किया तो वहाँ की कुछ मोहरें और यहाँ की कुछ चीज़ें सिमिलर मिली। तो जैसे
हमें क्रीट सभ्यता से एक कब्र मिली है और उस कब्र में तांबे का जो है श्रृंगारदान मिला हुआ है। अब ये जो तांबे का श्रृंगारदान मिला है, इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये तांबे का है और इसका तांबा भारतीय तांबे से समानता प्राप्त करता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्रीट सभ्यता से आपस में व्यापार रहा होगा, इसी वजह से भारत का तांबा वहाँ पहुँचा। तो इस तांबे के श्रृंगारदान से हमें यह जरूर पता चलता है कि भारत या सिंधु का व्यापार क्रीट सभ्यता के साथ चल रहा था। दूसरी बात, जो क्रीट में मोहरें मिली हुई हैं उनमें कुछ मोहरों पे 2 शेरों से लड़ता हुआ एक मनुष्य अंकित है और आश्चर्य वाली बात यह है कि इसी प्रकार का अंकन सैंधव की मोहरों पे भी मिलता है। तो अब इसमें अनुमान यह है कि हो सकता है ये क्रीट की मोहरें ही हों जो सैंधव क्षेत्र में आ गई हों। अब अगर ये मोहरें सैंधव क्षेत्र में आ गई हैं तो ये अचानक ही तो आई नहीं होंगी। इसका मतलब व्यापार तंत्र या व्यापार प्रणाली हमारी सिंधु से क्रीट सभ्यता के बीच में थी, इसी वजह से ये चीज़ें यहाँ पे आईं। और दूसरी बात, एक बात और थी, जो सिंधु क्षेत्र के हड़प्पा से हमें अन्नागार मिलता है। ऐसा पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि ये जो अन्नागार था इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, तो इसकी प्रेरणा हमें क्रीट सभ्यता से ही प्राप्त होती है। तो अन्नागार की प्रेरणा हमें क्रीट सभ्यता के द्वारा ही प्राप्त होती है। अब इसी फैक्ट के आगे बढ़ते हैं और मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी मिस्र की, उसके अंतर्गत कुछ फैक्ट प्राप्त होते हैं हमें। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वहाँ के जो कुछ क्षेत्र थे जैसे उर, निप्पर, किस, तेल, अस्मार, तो यहाँ से कुछ सैंधव चीज़ें प्राप्त हुई हैं। एग्जाम्पल के रूप में उर से कुछ मोहरें प्राप्त हुई हैं और बाकी क्षेत्रों से सूती वस्त्र की गांठें प्राप्त हुई हैं। अब जो सूती वस्त्र की गांठें हैं, अब आप कहेंगे इनका भारत से लेना देना कैसे, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यहाँ पे कपास का उत्पादन वृहद मात्रा में होता था। सूती वस्त्र का साक्ष्य है वो सर्वप्रथम हमें सैंधव सभ्यता के मेहरगढ़ क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। तो इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो सूती वस्त्र की गांठें हैं ये हो सकता है सिंधु क्षेत्र से ही आई हों। और दूसरी बात, ये जो उर क्षेत्र से जो मोहरें मिली हैं, ये मोहरें कोई और मोहरें नहीं बल्कि सैंधव क्षेत्र की मोहरें हैं। और हम इन साक्ष्यों को और स्पष्ट रूप से क्यों जान पाते हैं, क्योंकि हमें मेसोपोटामियाई सभ्यता के उर क्षेत्र के एक सम्राट हैं सारगांव, उनका लेख प्राप्त हुआ है। उस लेख के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है कि सैंधववासी मेसोपोटामियाई सभ्यता से व्यापार करते थे, क्योंकि उसने अपने लेख में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मेरे क्षेत्र उर से दिलमुन, माकन, मेलुहा, तो उर क्षेत्र के सम्राट सारगांव के लेख से स्पष्ट व्यापार के उल्लेख प्राप्त होते हैं। उस लेख में उसने उल्लेखित किया है कि मेरे क्षेत्र उर से दिलमुन, माकन, मेलुहा के व्यापारी व्यापार करते थे। इनमें दिलमुन को आज बहरीन, माकन को ओमान तथा ये जो मेलुहा है ये कोई और नहीं बल्कि सैंधव क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र उर से दिलमुन, माकन, मेलुहा के व्यापारी व्यापार करते थे, ऐसा लेख में स्पष्ट लिखा है। अब कुछ पॉइंट हैं इन कुछ के बारे में कि उगते हुए सूर्य का देश, तो इसमें कुछ पॉइंट है, मैं उसे लिखा देता हूँ। जैसे दिलमुन को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे उगते हुए सूर्य का देश, हाथियों का देश और स्वर्ग के समान देश, ये तीनों खूबियाँ दिलमुन की हैं। तो इसमें एक फैक्ट आपका ये तैयार हो रहा है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कि ये तीनों चीज़ें दे दी गई कि उगते हुए सूर्य का देश, हाथियों का देश, स्वर्ग के समान देश, ये किस देश की विशेषताएं हैं। अब उसमें ऑप्शन मेलुहा, माकन, दिलमुन या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप पढ़े होंगे तो तुरंत ही टिक कर देंगे कि ये विशेषताएं तो दिलमुन की हैं। इसी प्रकार मेलुहा ये सैंधव क्षेत्र है, इसको भी हाथियों का देश बोला जाता है, हाथियों का देश।
तो ये कुछ फैक्ट हो गए व्यापार से संबंधित जो स्पष्ट रूप से हमें उल्लेखित कराते हैं कि हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार क्षेत्रीय न होकर व्यापक स्तर पे वैदेशिक भी था। तो चलिए अब उसी के आगे बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापार चल रहा था उसमें आयात और निर्यात क्या क्या होता था और ये कहाँ कहाँ से चीज़ें आती जाती थी। तो आयात की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो सैंधववासी थे वो सोना, चांदी, टिन इन सब का आयात करते थे। और लाजवर्द मणि, ये एक बहुमूल्य पत्थर होता था या बहुमूल्य रत्न मान लीजिए, इसका आयात भी होता था सिंधु में। और इसका आयात अफगानिस्तान के बदख्शां क्षेत्र से आता था, बदख्शां क्षेत्र से। और ये जो चीज़ें आती थी मुख्यतः ईरान से भारत में या सैंधव क्षेत्र में आती थी। सैंधव सभ्यता में निर्यात के जो प्रमुख वस्तुएं थी वो सोना, तांबा, जो बर्तन या मृदभांड बनाए जाते थे यहाँ, और जो गहने और मनके, इन गहनों में जो चीज़ें लाजवर्द मणि या कीमती जो पत्थर होते थे वो बाहर से आयात किए जाते थे। उसके बाद उनको यहाँ एक गहनों का रूप देके फिर निर्यात किया जाता था। सूती वस्त्र भी निर्यात किए जाते थे या सूती चीज़ें निर्यात की जाती थी। मनके, जैसे मनके बनाने के कारखाने हमें चनहूदड़ों से प्राप्त हुए हैं। तो ये सब मनके, गहने, बर्तन, मृदभांड, सोना, तांबा, इसका निर्यात किया जाता था सैंधव सभ्यता के द्वारा अन्य क्षेत्रों में या अन्य देशों में। तो व्यापार में इतना फैक्ट बहुत है। व्यापार में बोलने को तो 1 घंटा है, लेकिन हमें उतना ही सीखना है जितना कि हमारे सिलेबस से संबंधित हो और पेपर के लिए उचित हो। तो इतने में ही व्यापार को ख़त्म करते हैं। अब उसके बाद आते हैं राजनीति में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीति को वास्तव में जानने के लिए हमारे पास कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र की राजनीति के बारे में हम तब जान सकते हैं जब वहाँ की चीज़ों को हम लिखित रूप से प्राप्त कर सकें। तो ऐसा हमें अभी तक कोई भी सबूत प्राप्त नहीं हुआ है या कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है जिसके माध्यम से हम वहाँ की राजनीति को स्पष्ट रूप से जान सकें। और खुदाई के माध्यम से हम स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए हैं कि वहाँ की राजनीति जनतंत्रात्मक थी या प्रजातंत्रात्मक थी या राजतंत्रात्मक थी। ऐसा कुछ भी हमें अनुमान नहीं हो पाया है। और कुछ विद्वान हैं जैसे कि हंटर, उन्होंने मोहनजोदड़ो की जो व्यवस्था थी वहाँ उस व्यवस्था को राजतंत्रात्मक न होकर प्रजातंत्रात्मक होने की बात कही है, लेकिन ये एक अनुमान है, वास्तविकता नहीं है। तो राजनीति के बारे में हम लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है।